हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। तो जेरिली साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑर्थो इफेक्ट देखा था, एसिडिक स्ट्रेंथ, मीजोमेरिक इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक पावर कैसे निकालता है, वो सारी बात अपन ने करी। आज अपन पढ़ने वाले बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, है ना। बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने के लिए आपको पहले ये बताना चाहिए कि बेस होता क्या है, बेस क्या काम करता है, बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी अगर बात आपको ध्यान है तो आगे का जो फंडा है क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जब अपन बेसिक स्ट्रेंथ निकालना सीखा था, अपन कुछ और बात करते हैं बेस के बारे में। तो मैं पहले लिखता हूँ हेडिंग बेसिक स्ट्रेंथ। अपन ने पहले बेसिक स्ट्रेंथ इंडक्टिव से निकालना सीखा था, अब हम बात करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट से। किससे बात करता भाई? मीजोमेरिक इफेक्ट से। सारी बात जानेंगे बिल्कुल। देखना पहले मैं अगर मैं बेस की बात करता हूँ, मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखता हूँ बेस के बारे में, एक्चुअल में बेस होता क्या है। तो अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस मेन क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन। बेस क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है भाई। कोई भी अगर बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ H प्लस एक्सेप्टर। और क्या कर सकता है वो? H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बात मैं लिख दी, H प्लस एक्सेप्टर। ठीक है भाई, ये दो काम वो करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और क्या कर सकता है? सेकंड नंबर केस में लिखता हूं, मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कि बेस जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी कंपाउंड की ईएन बढ़ती है तो उसका बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ की कम हो जाएगी। ये बात अपन जान चुके हैं। फिर अपन ने रिकॉल कर ली, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बढ़ती है, सिंपल सी बात है भाई, बेस का मतलब था इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर। और अगर किसी की ईएन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इसको पसंद नहीं आएगा। इसको पसंद आ रहा, कौन सा पसंद आएगा? जो कम खींचे, जिसकी ईएन कम है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये बात अपन ने। फिर और बात करता हूं मैं, तीसरा कॉन्सेप्ट में बोलता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे बेस्ड होता है। अपन क्या देखते हैं बाद में? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप मुझे ऐसा बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसके पास रुके हुए पड़े। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रुके हुए पड़े, और जब इलेक्ट्रॉन रुके हुए पड़े तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर भी अच्छी होगी। लिख सकता हूं मैं, देखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या होगी उसकी? बढ़िया होगी भाई। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अगर उसकी अच्छी होगी, उसी को मैं क्या बोलूंगा? बेसिक स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होने वाली, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, अच्छी होगी। ये बात लो भाई। तो कहीं ना कहीं अपन क्या देखेंगे बेस के बारे में? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या फिर H प्लस एक्सेप्टर। बेस जो होता है ईएन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ेगी, यानी कुल मिलाकर बेसिक स्ट्रेंथ का नेचर भी बढ़ेगा। ये बात अपन ने करी। जैसे देखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर मैं बात करता हूं एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर, देखना मैंने ऐसे लिखा, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख दूं तो भी बात अपन कर सकते हैं। आप मुझे बताओ भाई, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो क्या साइज बढ़ रही है? साइज बढ़ रही है भाई, बिल्कुल साइज बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है इसलिए साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ने पे आप मुझे बताओ भाई, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? ये मुझे बता दो आप। तो देखो भाई, साइज कम है, इलेक्ट्रॉन पास पास में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब आप बताओ भाई, फ्लोरीन के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, फिर इसकी, देन इसकी, ये इसका ऑर्डर आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। आया आपको क्लियर हुआ कुछ? एक एग्जांपल देता हूं, उससे और बातें करते हैं। जैसे देखना भाई, बेसिक स्ट्रेंथ का फंडा बिल्कुल क्लियर है भाई, बिल्कुल आसान है। आप समझिए चीजों को और काम करिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके लिए, बहुत आसान समझूंगा था ना, आसान तरीके से सारी बातें दिमाग में बैठाऊंगा भाई, चिंता मत करो, एकदम टॉप क्लास लेवल से एग्जाम्पल लिखो, उससे बात और अपनी बनेगी। जैसे मैंने ऐसे लिखा भाई, ओके, एक बार मैंने साइक्लोहेक्सेन पे NH2 जोड़ रखा है, एक बार मैंने बेंजीन पे NH2 जोड़ रखा है। आप तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, अब देखना, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? यस, देखो डबल लोन पेयर सिंगल, आगे डबल हो जाएगा, ये डबल। ठीक है भाई, तो लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है लोन पेयर। लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। लोन पेयर क्या है दोस्त? डीलोकलाइज्ड। आप वर्ड पिक करना, मैं वर्ड लिख रहा हूं डीलोकलाइज्ड, यहां लिख देता हूं, डीलोकलाइज्ड है। यानी कुल मिलाकर लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर
रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डीलोकलाइज्ड बोलते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब हो गया रेजोनेंस जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में मूव करेगा। क्या इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी से बाइंड है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन के पास में नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूरा घूमता रहेगा स्ट्रक्चर में। क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है फिर कठिन? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कठिन है, रीजन अब उस पर हर किसी का प्रकोप, यहाँ लिख दो मैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन, डोनेशन देखना, डोनेसिंग, डोनेटिंग की पावर जो है वो कम है भाई, रीजन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में, डोनेट नहीं करने दे रहा है, बाकी वाले कंपाउंड बोले मेरा इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में रहे, हम किसी को नहीं देंगे ऐसा कुछ करके। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, वर्ड बता रहा हूँ वापस, क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ वर्ड, लोकलाइज्ड मतलब अपनी मौज में भाई, मस्त है, ना घूम रहा ना फिर रहा है, जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। अरे भाई अपनी जगह पे पड़ा है, घर पे खुद पे, बोला कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोले ये लो, H+ चाहिए, बोला दे दो, बस ये सारा कंप्लीट है। यानी कुल मिलाकर डोनेशन अच्छा होगा, डोनेशन इसका बहुत अच्छा होगा, और जब डोनेशन अच्छा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी होगी। अगर मुझे केबी का ऑर्डर लिखना है, क्योंकि केबी जो होता है, केबी इनवर्सली पर्पस होता है पीकेबी के, ये बात आपको पहले, जैसे के का था, के ए एसिड के लिए, बी बेस के लिए, ठीक है। तो अगर इनके केबी का ऑर्डर मुझे निकालना है तो देखना फर्स्ट स्ट्रक्चर ये सेकंड है, ऑर्डर क्या लिखूं मैं, ऑर्डर केबी कैसा आएगा, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया समझ में। रीजन कैसे समझा अपन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर देखी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है तो कहीं ना कहीं उसकी डोनेशन की पावर कम हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, खुला पड़ा है मौज मस्ती में, इलेक्ट्रॉन देना आसान है, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ लोन पर इसके पास में H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ये अपन एग्जांपल किया, अपन और आगे एग्जांपल्स करते हैं शानदार तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरी बातें शुरू से लेकर एंड तक करते हैं, ठीक है दोस्त, है ना। अपन एग्जांपल से बहुत सारी चीजें सीखेंगे भाई। जैसे मैंने ऐसा लिखा, ये नाइट्रोजन लगा रखा है, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, और थर्ड स्ट्रक्चर पिरिडीन, नाम सुना आपने पिरिडीन? लो देखो आप एग्जांपल को ट्राई करो, नहीं फिर मैं करूंगा आपको, एक बार आप सारी चीजों को सीख लो भाई, बहुत अच्छे से सारी चीजों को दिमाग में उतार लो, फिर अपन सारी बात आपसे ही करवाऊंगा फिर मैं ना। अभी मेरा काम सिखाने का है, आपको सिखाऊंगा, फिर आपको बोलूंगा आप खुद करिए। एग्जाम्पल लिखो आप, लो भाई ये 3 एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, फिर अपन आगे और डिस्कशन करेंगे, पहले इनको सॉल्व करते हैं। देखो भाई आप कैसा करोगे, मैंने आपको क्या बताया, आपको लोन पेयर का लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन देखना है, उससे अपनी सारी बात बन जाएगी। तो पहले उसको देखो, अगर कहीं सेम आ जाता है तो फिर आपको मीजोमेरिक इफेक्ट से बात करनी है, मैं आपको समझाऊंगा भी एग्जांपल से। तो देखो भाई यहाँ पर लोन पेयर है, एकदम मस्त है भाई, लोन पेयर कहीं किसी में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, यहाँ भी लोन पेयर किसी में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी लोन पेयर किसी में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था sp2 जो नाइट्रोजन होता है उसका लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, रेजोनेंस में फिर से बोल दो डीलोकलाइज्ड नहीं होता है, वो पार्टिसिपेशन नहीं लेता है, ठीक है। ये बात अपने पहले कर रखी है, आप ध्यान रखो इसका, लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड और ये भी लोकलाइज्ड। अब आप मुझे बताओ भाई, मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ, देखना ये जो कार्बन है, सॉरी ये जो नाइट्रोजन है वो sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये नाइट्रोजन sp2 है, यानी कि इनके देखना इसकी EN ज्यादा है, इसकी EN ज्यादा है, आपको बता रखी है मैंने, आपको इंडक्टिव में सारी बात बताई थी। EN अगर किसी की ज्यादा होती है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ये बात मैंने आपको बता रखी। तो EN ज्यादा है, यानी कि इनके सबसे लास्ट में कौन आएगा, पहले अगर केबी का ऑर्डर लिखूं मैं तो सबसे लास्ट में आएगा थर्ड। अब आपको मुझे बताना फर्स्ट और सेकंड में क्या बात करूं, दोनों sp3 है, मामला रुक रहा है, कहीं अटक रहा है बीच में, तो ये ध्यान लगाओ। देखो यहाँ पर सारे कार्बन कार्बन लगे हुए हैं इस पूरे रिंग के अंदर, यहाँ इस रिंग में ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ऑक्सीजन की EN ज्यादा होती है, ऑक्सीजन एक अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर EN ज्यादा तो विड्रॉ अच्छा करेगा, और जब विड्रॉ अच्छा करेगा, इस बेस को विड्रॉ करने वाला नहीं चाहिए, बेस को
डोनेट करने वाला चाहिए, ये विड्रॉ करने वाला है, यहाँ पर कार्बन है, उतना अच्छा नहीं खींच पाएगा, तो कंपेरेटिवली खींच रहा है, बेसिक डिस्टेंस की कम होगी। तो क्या लिखूंगा मैं थर्ड से पहले, सेकेंड उससे पहले क्या आएगा अपना फर्स्ट। ये आपको किसका ऑर्डर आया, केबी का ऑर्डर। अगर आपको पीकेबी का पूछता है इसका उल्टा कर दो, ठीक है दोस्त, क्योंकि आदमी पीके उल्टा हो जाता है, ये बात को मैंने ट्रिक बता रखी है। ओके, अगला एग्जांपल देखिए दोस्त, इसमें और अपन कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो भाई, नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये लोन पेयर, ठीक है। जो लोन पेयर है सारा कोई भी किसी में जो है रेजोनेंस नहीं हो रहा, सारे ही लोकलाइज्ड लोन पेयर है, डोनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सारा मामला अपन ईएन से देखेंगे। आप मुझे बताओ भाई sp हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या हो जाएगा इसका ईएन ज्यादा है, इधर sp2 और ये अपना sp3। जिस किसी की ईएन ज्यादा होती है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। ऑर्डर क्या आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का, ईएन का क्या आएगा, तो 3 to 1, तो बेसिक स्ट्रेंथ का 1 to 3। तो लिख दो भाई केबी का ऑर्डर, या फिर ऐसा लिख दो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगा 1 देन 2 और बाद में क्या आएगा अपना 3। आसान है ना यार, अरे एकदम आसान है भाई, सारी चीजों को एकदम धुआं धुआं करवा दूंगा, चिंता मत करो। बस जैसे जैसे बता रहा हूँ सारा काम करते जाओ, देखते जाओ कॉन्सेप्ट को। यहाँ देखिए और अच्छे वाली चीजें करवाता हूँ, बढ़िया एग्जाम्पल है भैया, देखना। नाइट्रोजन का लोन पेयर, आप मुझे बताओ क्या क्या ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर दो। लोन पेयर सिंगल सिंगल, रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लिख दू लोकलाइज्ड, ठीक है। यहाँ बताओ भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है भाई, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो sp2 नाइट्रोजन होता है वो लोन उसका लोन पे लोकलाइज्ड होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं करता है, लिख देता हूँ लोकलाइज्ड। लो भाई, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ इनका क्या करूं, या तो ये तो सबसे लास्ट में चला ही जाएगा केबी के ऑर्डर के अंदर, रीजन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। तो मैं ऐसा लिखता हूँ केबी का ऑर्डर, तो सेकंड आ गया अपने सबसे लास्ट में। अब आप मुझे फर्स्ट और थर्ड के अंदर बताओ भाई। देखो भाई आप ऐसा समझना, sp2 है, नाइट्रोजन sp2 है, ईएन ज्यादा होगी, sp3 ईएन कम होगी। ऑर्डर क्या लिखूं, फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड देन सेकेंड। किसका ऑर्डर आ गया पे, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है आपको तरीके से। और एग्जांपल्स करते हैं, एकदम बातें टॉप नॉच करवा के छोड़ने वाला हूं मैं आज, ठीक है दोस्त। तो चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, आगे एग्जांपल्स करते हैं अपन कुछ और, है ना, सारी चीजें एकदम शॉर्टलाइज करते हैं। देखो भाई कॉन्सेप्ट लगाते रहो, है ना, कॉन्सेप्ट लगाते रहो, कॉन्सेप्ट सारी बात क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पे बताओ भाई लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा डीलोकलाइजेशन और यहाँ पर भी क्या होगा डीलोकलाइजेशन। यानी कुल मिलाकर अगर NH2 के लॉन पेयर की बात करता हूँ तो हर जगह क्या है डीलोकलाइजेशन है। अगर यहाँ आपकी बात फंस जाती है कि तीनों में अगर सेम डीलोकलाइजेशन हो रहा है, फिर कैसे करे मामला, फिर आपको जो ग्रुप अटैच कर रखा है उस ग्रुप को देखना, आपको वो ग्रुप विड्रोइंग है या फिर डोनेटिंग। हमें कौन सा चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, डोनेटिंग। जो डोनेट करेगा कहीं को बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और जो विड्रोइंग ग्रुप अगर मैं लगा दिया तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होने वाली है। बस इससे अपन लगाओ फंडा। यहाँ पर देखो भाई कोई ग्रुप नहीं जोड़ रखा है, यहाँ पर जो ग्रुप जोड़ रखा है मैंने मिथाइल, वो पैरा पे जोड़ रखा है, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा भाई, ये मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लोरीन क्या शो करता है -I का मतलब विड्रोइंग ग्रुप। आप मुझे बताओ डोनेटिंग है, इसको डोनेटिंग चाहिए, डोनेटिंग है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, केबी क्वार्टर लिखूं, पहले क्या लिखूंगा मैं सेकंड, उसके बाद क्या लिखूं फर्स्ट। ये कम कर रहा है, ये बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा है, एटलीस्ट ये तो कम कर रहा है, ये कुछ भी तो नहीं कर रहा है, तो क्या करूंगा फर्स्ट लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा थर्ड। ये किसका ऑर्डर आ गया भाई, केबी का ऑर्डर आया, क्लियर हुआ है ना। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें और क्या बात करें। देखो भाई लोन पेयर, देखो लोन पेयर सिंगल डबल लोकलाइजेशन हो रहा है, सॉरी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कैसा इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ बताओ कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, sp2 नाइट्रोजन, इसलिए लोन पेयर लोकलाइज्ड। यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पर जो है लोन पेयर आएगा भाई पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है, रेजोनेंस होगा। यानी कुल मिलाकर इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, केबी में ऑर्डर में सेकंड सबसे पहले आएगा, लिख दो केबी में क्या आएगा सेकंड सबसे पहले। उसके बाद बताओ भाई कौन आने वाला है। आप फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूजिंग हो कि सर जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो फर्स्ट में भी हो रहा है और थर्ड में भी हो रहा है, फिर कैसे अपन कंपैरिजन करें इनका। तो कंपैरिजन आपको ऐसा करना, देखो भाई यहाँ पर खींचने वाली पावर कौन सी है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे कौन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। आप मुझे बताओ बहुत बेटर तरीके से कौन खींचेगा, कौन विड्रॉ करेगा, ये वाला बेटर तरीके से खींचेगा, और खींच रहा है इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली कम, थोड़ी ज्यादा होगा ना, बेसिक स्ट्रेंथ की ज्यादा हो जाएगी। तो ऑर्डर में क्या लिखूंगा सेकंड देन फर्स्ट और बाद में थर्ड, तो लिख दूंगा फर्स्ट और सबसे लास्ट में कौन आएगा थर्ड। आया भाई, हुआ क्लियर एकदम टॉप क्लास तरीके से। ऐसा आपको पता लगाना है किस वे में हमने काम किया है।
ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, फंसना नहीं है, जहां फंस जाओ वहां बाकी वाला इफेक्ट लगाओ भाई। ठीक है, देखो डीलोकलाइजेशन, इधर भी डीलोकलाइजेशन और इधर भी डीलोकलाइजेशन, यहां तक तो बात क्लियर है। ये तो अपने देखो भाई माइनस एम बोल दो या माइनस आई बोल दो, कुल मिलाकर ये सारा कौन सा ग्रुप लगा रखा है मैंने विड्रॉइंग लगा रखा है, विड्रॉइंग बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। यहाँ बताओ, यहाँ प्लस एच वाला लगा रखा है मैंने, कौन सा, डोनेटिंग, यहाँ प्लस एच भी है और प्लस आई भी है, क्योंकि मेटा पे प्लस एच शो नहीं होता, वहाँ आई शो होता है, इंडिकेटिव देखते अपन मेटा पे। ठीक है, तो प्लस आई लगा रखा है, प्लस एच, क्या ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है? अगर ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है तो पहले उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के हिसाब से ज्यादा होने वाली है। तो केबी का ऑर्डर क्या आएगा? पहला आएगा थर्ड, कौन सा आएगा पहले? पहला आएगा थर्ड नंबर, उसके बाद कौन आएगा? सेकेंड नंबर, और सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट नंबर। रीजन, विड्रॉ कर रहा है, मार रहा है, ये क्या कर रहा है? इसको मार रहा है, देखो इसको डोनेटिंग चाहिए, विड्रॉइंग कर रहा है ना, उसको खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो उसके पास में वो भी खींच रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। आसान है ना दोस्त। और देखिए अगला एग्जांपल, अब मैंने आपको दे रखा है OH माइनस और SH माइनस में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, पता लगाओ भाई। कैसे लगाओगे? तो आपको मैंने ऐसा बता रखा है, अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देखते हो, कैसे देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से? यहाँ देखो, ऑक्सीजन और सल्फर में इधर से जाऊंगा तो साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ेगी तो बड़ी साइज वाले मोलिक्यूल या फिर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो लिखूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज्यादा है, तो इसकी कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, फंडा बिल्कुल आमने सामने करते हैं। बिल्कुल देखो, जैसे मैंने लिखा H2O और H2S, मैंने एसिड लिख रखा, आप बताओ ऐसा ना। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या करना है? H प्लस को बाहर निकालना है। जैसे H प्लस बाहर निकलेगा, यहाँ बनेगा OH माइनस, यह बनेगा SH माइनस। ये एसिड था, एसिड से क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। ये भी एसिड था, एसिड से क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। लो भाई, अब आप मुझे बताओ, अगर कोई वीक एसिड होता है, ऐसा देखना, कंपेरेटिव करो, अगर इनका आप एसिडिक स्ट्रेंथ से निकालते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो EN के प्रोपोर्शनल होता है, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? H2S ज्यादा एसिडिक होता है, H2O वीक एसिड होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन देखना, जो वीक एसिड था उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनता है, जो वीक एसिड था उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनता है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बनता है। मैं एक लाइन बोल सकता हूं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कॉन्जुगेट बेस। एक लाइन में ऐड कर देता हूं कहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये बात अपने को यहाँ से पता चलती है, तो लाइन में ऐड कर देता हूं, यही ऐड कर देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव weak conjugate base and vice versa, ये लो भाई, ये बात आप जरूर से ध्यान रखना। एक लाइन मैंने ऐड कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये वाला फंडा अपन ने क्लियर किया भाई। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर अपन और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाला है यहाँ पर, जिसपे भर भर के सवाल एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है, लेकिन वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी अपन बात करते हैं। इन एग्जाम्पल्स को और सॉल्व करते हैं अपन। देखिए कैसे पता लगाओगे, पहले देखो लोकलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखो भाई, ये लॉन पेयर जो है, ये जो लॉन पेयर है डीलोकलाइज्ड है ना, रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन होगा। लो भाई, यहाँ बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। ठीक है, लोकलाइज्ड हो गया। अगर मुझे केबी का ऑर्डर देखना है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? थर्ड। क्या आएगा भाई? थर्ड। अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर डीलोकलाइजेशन है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो गई? तो यहाँ खींचने वाला कार्बन है, यहाँ खींचने वाला ऑक्सीजन है, बहुत अच्छे से खींच रहा है, ठीक ठाक खींच रहा है, ठीक ठाक खींच रहा है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होने वाली है। बाद में आएगा फर्स्ट। ये अपने केबी का ऑर्डर आ गया है। यहाँ देखिए भाई, अपने पी केबी का ऑर्डर निकालना आपको इसमें, तो कैसे करोगे? वही फंडा लगाओ भाई। यहाँ पर देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कुल मिलाकर मैं इस तरफ जाता हूं तो क्या EN बढ़ रही है? EN बढ़ रही है, और अगर EN बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। मैंने आपको बता रखा, EN जो होती है बेसिक स्ट्रेंथ इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बताओ भाई, EN बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ कम है, तो केबी का ऑर्डर क्या आएगा? पहले आप केबी का ऑर्डर निकाल लो। केबी का ऑर्डर ये आएगा, अगर मैं लिख दो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड देन थर्ड और बाद में फोर्थ, अगर ये केबी का ऑर्डर आ गया तो पीकेबी का 4 3 2 और 1, ये आपने निकाल दिया पीकेबी।
तो अगर आप वो पीकेबी पूछे, केबी पूछे, बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, कुछ भी पूछे, निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से कहानी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल और देखिए, इसमें और कुछ बात बताता हूँ मैं आपको। यहाँ बताओ भाई, तो देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल डीलोकलाइज्ड है। यहाँ बताओ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, नहीं है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। और ये वाला, ये देखना डबल, सॉरी लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब देखना आप, पहले तो मैं क्या कर दूं, के ऑर्डर में, सॉरी केबी के ऑर्डर में पहले मैं लिखूं सेकंड, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, इजीली डोनेट कर पाएगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। यहाँ बताओ फर्स्ट और थर्ड के अंदर, तो देखना यहाँ पर जो है क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ लीनियर कॉन्जुगेशन है। कैसा कॉन्जुगेशन है? लीनियर कॉन्जुगेशन है, और लीनियर कॉन्जुगेशन की पावर ज्यादा होती है विद कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं पहले मैं क्या लिखूंगा, देखना आप ऐसा समझ लो, इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो रहा है, और जब डीलोकलाइजेशन अच्छे से होगा, लीनियर कॉन्जुगेशन है, तो कहीं ना कहीं ऐसा बोलो डोनेटिंग पावर और कम होगी उसकी, और जब डोनेटिंग पावर कम हो गई क्रॉस कॉन्जुगेशन के हिसाब से, तो पहले कौन सा आएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला, बाद में आएगा अपने ये थर्ड वाला। तो पहले लिखूं फर्स्ट और बाद में आएगा थर्ड, ये जरूर से रखना। यहाँ अगर मैं लाइन अटैच कर भी सकता हूँ, देना कि लाइन लिख देता हूँ, linear conjugation is more effective than cross conjugation. देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये लाइन आप याद रखें भाई। ठीक है, यहां तक बातें करी। अब मैं आपको इफेक्ट बताता हूं, SIP और SIR, वो दो इफेक्ट क्या होते हैं, वो सारे पहले अपन उसके थ्योरम जानते हैं, फिर अपन उसके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है दोस्त, SIP फुल फॉर्म बताऊंगा अभी मैं आपको, एक मैं आपको पढ़ाऊंगा SIR, बेसिक स्ट्रेंथ में SIR पढ़ूंगा, एसआईटी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, अब देखो भाई, पहले इसका फुल फॉर्म लिखिए आप लोग, फुल फॉर्म से बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली है। ऐसा देखना, फुल फॉर्म होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये लिख देता हूं, ऑफ प्रोटोनेशन। लो भाई, प्रोटोनेशन देखना, मैं इसका पूरा फुल फॉर्म बताता हूं, इसका मीन बताता हूं वर्ड्स का। भाई स्टेरिक का मतलब देखना बल्कि ग्रुप, कैसा ग्रुप जोड़ रखा मैंने, कोई भी बल्कि ग्रुप जोड़ दिया। इनहिबिशन का मतलब स्टॉप करना, रोकना, किसी भी चीज को कम करना, इनहिबिट करना। ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोन के जुड़ने को रोकना। प्रोटोनेशन का मतलब होता है लोन पेयर देना या फिर H प्लस को एक्सेप्ट करने को रोकना। तो मैं लिख सकता हूं लोन पेयर डोनेशन, और लिख सकता हूं H प्लस एक्सेप्टिंग। लो भाई, ये दो बात लिख सकता हूं, तो लोन पेयर डोनेटिंग या फिर H प्लस एक्सेप्टिंग। देखना बल्कि ग्रुप जुड़ने से स्टॉप हो जाता है क्या, लोन पेयर डोनेशन और H प्लस एक्सेप्टिंग, ये इसका पूरा मीन हो गया। यानी अगर कोई मैं बल्कि ग्रुप जोड़ दूं, बल्कि ग्रुप कहां जोड़ूंगा, ऑर्थो पोजीशन पे, अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप जोड़ देता हूं तो क्या होगा, तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि वहां पर लोन पेयर का डोनेशन बंद हो जाएगा, या फिर H प्लस का एक्सेप्टेंस, H प्लस का एक्सेप्ट की टेंडेंसी बंद हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर अगर ये दोनों बंद हो जाएंगे तो कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। यानी अगर SIP बढ़ता है, या फिर मैं ऐसा बोलता हूं SIP इफेक्ट अगर आता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम होने वाली है। ये कहानी क्लियर होती है। एग्जांपल से बात करता है, फिर एग्जांपल समझने के बाद में, SIP समझने के बाद में आपको SIR भी क्लियर करवाता हूं। ठीक है दोस्त, तो देखना मैं ऐसा एग्जांपल लिखता हूं इनके बारे में। मैंने ऐसे लिखा, एक तो अपने नॉर्मल वही बेंजीनिक पे एनिलीन हो गया, और एक मैंने कंपाउंड ऐसे लिखा है, और यहां मैं लगा दिया कोई भी CH3, बल्कि ग्रुप होता है CH3। ठीक है, मिथाइल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग, या फिर मिथाइल ग्रुप क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, अब करो भाई कहानी करो आगे से आगे। तो आप देखिए भाई कैसे करेंगे भाई, यहां बताओ इस वाले एग्जांपल में बताओ, क्या लोन पेयर का डोनेशन, या फिर ऐसा बोलो लोन पेयर लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, लोन पेयर का इजीली जो है घुमाव होगा। ठीक है, यहां बताओ, यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखना, जैसे अपन नॉर्मल अगर बात करते हैं अपन, तो मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ रखा है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये क्या करता है, ये डोनेशन वाला मैंने ग्रुप लगा रखा है। और डोनेशन अगर ग्रुप होता है भाई, यहाँ कुछ भी नहीं लगा रखा, यहाँ डोनेट करने वाला ग्रुप मैंने लगा रखा, और तो पोजीशन पे प्लस H होता है। तो अगर मैं केबी की बात करता तो केबी का ऑर्डर कुछ ऐसा आता है, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर कहानी ऐसे नहीं होने वाली है, यहाँ पर कहानी कुछ और हो जाएगी। देखना कैसे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा गलत है। यहाँ पे क्या प्रोसेस समझते हैं, तो देखो भाई, जैसे ही देखना ये लोन पेयर अगर मैं किसी H प्लस को देता हूं, ये NH2 अगर कोई H प्लस एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा NH3 प्लस।
मैंने आपको बताया था कल NH2 जो होता है वो एक स्मॉल ग्रुप है, लेकिन NH3+ क्या हो जाएगा, एक बल्कि ग्रुप है। और ये इफेक्ट कब लगेगा, जब कोई बल्कि ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो देखना जैसे ये नाइट्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये क्या बनने वाला है, NH3+। तो मैं स्ट्रक्चर एक बार वापस बना देता हूं पूरी। लो भाई, अब ये बन चुका है NH3+, और यह मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी बल्कि ग्रुप मैंने जोड़ रखा मिथाइल। ठीक है, अब आप मुझे बताना प्रोसेस को देखना, क्या ये इनके बीच में रिपल्सन होगा। भाई बल्कि ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। मैं ऐसा लिख दूं, रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सन फोर्स जो है वो ज्यादा होगा। और जब रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। देखना भाई सिंपल सी बात है, बेस का मतलब क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना या फिर लोन पे डोनेट करना। इसने वैसा ही काम किया, लोन पे डोनेट कर दिया समझ लो, या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, क्या कंपाउंड कुछ ऐसा बन चुका है। भाई प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पे कंपाउंड ऐसा बन जाएगा, और जब कंपाउंड ऐसा बन गया, रिपल्सन फोर्स बढ़ने से कंपाउंड क्या हो चुका है, अनस्टेबल। क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये काम कर लो, आप अनस्टेबल हो जाओगे, आपको करोगे। आप अभी जो आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए। आप जितनी एनर्जी लगाओगे, आगे आप स्टेबल हो जाओगे, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि आप अनस्टेबल हो जाओ, आप ये काम कर लो, आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, या फिर आप अनस्टेबल ही हो जाओगे, पूरे कंपाउंड का अस्तित्व खत्म होने वाला है। क्या आप वो काम करोगे, नहीं करोगे। यहां पर भी वो काम नहीं होगा। इसी इफेक्ट को बोलते हैं, क्या इसने प्रोटॉन, देखना बेसिकली बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना या फिर लोन पेयर को डोनेट करना। क्या यहाँ पर प्रोटोनेशन रुक रहा है, भाई बेसिकली बेस का जो काम है वो काम करने से रोक रहे इसको। मैं आपको बोल दूं आपकी नीट की तैयारी करना रोक दो, आपको जेई की तैयारी करना रोक दो, बुरा नहीं लगेगा आपको, लगेगा ना। यहाँ पर भी सेम वैसे कॉन्सेप्ट हो रहा है। इसी को बोलते हैं SIP, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक क्राउड बढ़ने की वजह से प्रोटोनेशन रुक चुका है, SIP इफेक्ट। और जब SIP बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे भाई जो बेस अपना काम कर रहा था वो काम ही नहीं करने दे रहा है इफेक्ट, तो क्या करेंगे, SIP अगर होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ किसी की डाउन हो जाएगी। जहां पर भी आपको SIP दिखता है, बेसिक स्ट्रेंथ उसके सबसे डाउन कर दो। रीजन क्या है, प्रोटोनेशन नहीं हो रहा, तो उसका काम है वो काम करने से रोका जा रहा। आया इफेक्ट पूरा समझ में आया है ना। एग्जांपल्स करेंगे भी इसके, कुछ बातें डिस्कस और करता हूं मैं आपके बारे में, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को प्रॉपर बोलते हैं अपन SIP इफेक्ट। क्या बोलते हैं, SIP इफेक्ट। तो ये वाली बात अपने पहले केबी का ऑर्डर क्लियर हो गया, गलत हो गया। अब मुझे बताओ केबी का ऑर्डर, नया ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा SIP के अकॉर्डिंग। तो भाई ये तो क्या कर रहा है, ये तो बेसिक स्ट्रेंथ कमी हो गई ना पूरी, तो ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। आया, क्लियर हुआ भाई, एकदम टॉप नॉच तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ का SIP ऑर्डर मैंने आपको बताया। SIR क्या होता है बताऊंगा अभी। SIP में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी एग्जांपल्स करेंगे, सारी चीजें रप्पा रप्पा करेंगे दोस्त, ठीक है। अब देखना मैं आपको समझाता हूँ SIR वो भी क्या है, क्लियर करते हैं अपन। अब आगे SIR के बारे में, इसके पहले फुल फॉर्म लिखो तो इसका नाम वैसे हो जाएगा सैम, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इस बार क्या रोक रहे हैं अपन, अपन क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस को स्टॉप कर रहे हैं। तो मैं इसका और मीन लिख देता हूँ। स्टेरिक का मतलब क्या होगा भाई, क्राउड या फिर बल्कि ग्रुप। इनहिबिशन का मतलब स्टॉपिंग, क्या हो जाए, स्टॉपिंग रेजोनेंस को रोक रहे हैं। कैसे होगा, एग्जाम्पल देखना। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, एग्जाम्पल देखिए, मैंने कोई ग्रुप ऐसे जोड़ रखा है, या नाइट्रोजन जोड़ दिया और नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी मैंने कुछ जोड़ रखा है। यहाँ पे और बल्कि ग्रुप जोड़ दिया, मिथाइल, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने मिथाइल यानी बल्कि ग्रुप और भयंकर बल्कि ग्रुप। क्या इतने सारे बल्कि ग्रुप जोड़ने पर रिपल्सन बहुत ज्यादा होने वाला है। अरे भाई रिपल्सन क्या हो जाएगा इसका, बहुत ज्यादा होगा। और जब रिपल्सन ज्यादा होगा, मैंने आपको कल बताया था और तो इफेक्ट में कि अगर रिपल्सन ज्यादा होता है तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, इस रिपल्सन को कम करने के लिए, वो जो लॉन पेयर है, ऐसा बोल सकता हूँ, वो जो लॉन पेयर है वो अपने प्लेन को चेंज कर देता है, या फिर जो एटम है। तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड ग्रुप लगा रखा है, ये कंपाउंड क्या करेगा, रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से प्लेन को चेंज कर देगा। ये इस प्लेन के अंदर पूरी स्ट्रक्चर है बेंजीन की, और नाइट्रोजन इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा, ठीक है। प्लेन चेंज हो गया, और जब प्लेन चेंज हो गया क्या रेजोनेंस होगा, नहीं। रेजोनेंस प्लेनर मॉलिक्यूल्स में होता है, प्लेनर चीजों के अंदर होता है। इसने प्लेन ही चेंज कर दिया, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है भाई, देखना बेसिक स्ट्रेंथ के लिए रेजोनेंस नहीं होना बहुत अच्छी बात है। अपन समझते यही है, अपन ने अभी एग्जांपल्स किए थे, अपन ऐसा देखा था कि बताओ भाई इसके अंदर लोकलाइजेशन है या नहीं है। आपने बोला इसके अंदर सर लोकलाइजेशन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अपन ने खुश हुए क्योंकि इसके बाद लोन पेयर पड़ा है, लोन पेयर देना आसान है क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है।
मजे वाली बात है, अगर SIR होगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो लोन पर, और जब लोन पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसी को डोनेट करना आसान है, और जब डोनेट करना आसान, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो SIP बढ़ने पर या फिर SIP होने पर बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन मैं बोलता हूँ SIR होने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखना जैसे ही अपने प्लेन को चेंज करेगा, तो प्लेन को चेंज करेगा, लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, लोन पेयर का डोनेशन बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, और जब लोन पेयर का डोनेशन ज्यादा अच्छा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ेगी। आया हुआ क्लियर एकदम टॉप क्लास तरीके से। ये फंडा याद रखिए दोस्त, एग्जाम में, नीट में, JEE मेंस, JEE एडवांस, हर जगह ये सवाल पूछ देते हैं। हम हारने वालों में से नहीं है दोस्त, हर एक चीज शानदार तरीके से क्लियर करेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूं, उससे और बातें रप्पा रप्पा करते हैं भाई। SIP SIR दोनों के मिक्स क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने एग्जाम्पल ऐसे लिखा, आप करो दोस्त, इन्वॉल्व हर चीज के अंदर इन्वॉल्व होइए और सीखिए यार। जितना बेटर तरीके से आपने केमिस्ट्री को कर दिया होगा, जितना बेटर तरीके से आपने केमिस्ट्री करोगे आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होने वाला है। और एग्जाम में तो झंडे गाड़ने है भाई, कभी भी ऐसे डीमोटिवेट या फिर लूज कॉन्फिडेंस वाला आपको फील नहीं होगा अगर आपने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल ये करिए आप लोग, मैं करवाता हूँ। देखो अब बताओ भाई, क्या मुझे ये लॉन पेयर लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन यहाँ से बात करनी चाहिए, या फिर देखना कौन सा इफेक्ट लग रहा है, बल्कि ग्रुप है मिथाइल, और ये जैसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये खुद NH3+ होने वाला है, और जब NH3+ होगा यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। भाई साहब SIP बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ भयंकर कम हो जाती है। अगर मुझे इसका KB का ऑर्डर लिखना है, मैं सबसे लास्ट में क्या लिखूंगा, फर्स्ट। क्लियर। यहाँ बताओ, मेटा पे क्या लगता है, +I, और पेरा पे +H। क्या ये डोनेटिंग ग्रुप है, +H अच्छा इफेक्ट होता है, +H अच्छा इफेक्ट होता है, अच्छा डोनेट करता है I के कंपैरिजन में। तो क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा थर्ड, बाद में लिखूंगा सेकंड। ये आपका ऑर्डर आया भाई, KB का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया। क्लियर। यहाँ पर भी क्या था आपने, डीलोकलाइजेशन था। अरे एकदम टॉप नॉच करवा के छोड़ूंगा दोस्त। अगला एग्जाम्पल और देखो, आप ऐसा नहीं मानोगे भाई, एग्जाम्पल करवाने पड़ेंगे मुझे। देखिए भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूं मैंने कुछ ऐसा केस लिखा कि दोनों साइड इस टाइप से ग्रुप लगा रखे हैं, एक फिर मैंने ऐसा लिख दिया। और थर्ड एग्जाम्पल में आप ऐसा दिखाऊं, NH2। ओके, लोन पर चलो। अब देखो भाई, ये एग्जांपल्स मैंने लिखा, आप मुझे KB का या PKB का जो भी ऑर्डर बताना चाहो बता दो। एक मैं आपको बात और बताता हूँ, यहाँ पर देखना, जैसे मैंने इस कार्बन, इस नाइट्रोजन की मैंने ऐसे वैलेंसी बनाई है, तो देखना ये कौन कौन शो करेगा, SIR इफेक्ट कौन शो करता है। तो देखना SIR एक तो अपने ये शो करता है, अगर नाइट्रोजन एक वैलेंसी वाला होगा, ऐसा है ना, मतलब कुल मिलाकर 2 डिग्री, और नाइट्रोजन अगर ऐसे 2 वैलेंसी लगा रखी है 3 डिग्री, तो ये दोनों क्या करते हैं, SIR को शो करता है। अगर मैं NH2 लिख दूं तो ये SIR को शो नहीं करता। ये आप जरूर से ध्यान रखना भाई, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एमीन होता है, अगर किसी बेंजीन में जोड़ रखा है, वो SIR शो कर देगा, 1 डिग्री वाला SIR को शो नहीं करता। ये दिमाग में रखे भाई थोड़ी सी बात, ठीक है। अब देखो, मैंने इसको ऐसे वेक कर दिया, क्या ये सेम कॉन्सेप्ट आ चुका है वहां पे, और जब सेम कॉन्सेप्ट आ चुका है, कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर, यहाँ लग रहा है SIR इफेक्ट, और SIR इफेक्ट जब लगता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है भाई। अगर मुझे इसका KB का ऑर्डर लिखना है, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, फर्स्ट। यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, SIP लग रहा है। क्या लग रहा है भाई, SIP। और जब SIP लगता है, बेसिक स्ट्रेंथ गरीब से भी नीचे चली जाती है, भिखारी से भी नीचे, सबसे नीचे, टॉप क्लास नीचे, ठीक है भाई। क्या करूं, सबसे लास्ट में कौन आएगा, सेकंड, तो बीच में कौन आने वाला, थर्ड। ये देखो +I लग रहा है, अच्छा डोनेशन कर रहा है यहाँ पर, तो कुल मिलाकर थर्ड बीच में, फर्स्ट थर्ड सेकंड इसका ऑर्डर आया समझ में आपको। SIP SIR दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम में भर के सवाल पूछते हैं, क्लियर कर दो यार दोस्त, हर एक चीज को दिमाग में कोई भी डाउट मत रखो, लगातार प्रैक्टिस करो, सारी चीजें शॉर्टलाइज कर दो, ठीक है। और करवाता हूं मैं आपको, यहाँ कौन सा इफेक्ट लगेगा, SIR, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होने वाली है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो भाई, सेकेंड मैंने सिर्फ एनिलीन लिख दिया, और थर्ड एग्जाम्पल देखिए, या मैं अगर आपको कर सकता हूँ पैरा पे जोड़ दूं मैं, और NH2, ठीक है। तो पैरा पे क्या लगता है, +H लगता है। यहाँ लॉन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर मुझे KB का ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, फर्स्ट। रीजन क्या है, SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस,
रेजोनेंस रुक चुका है, इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर भयंकर लोकलाइज्ड है, जितना चाहिए उतना ले लो भाई, क्योंकि ये तो पैरेलल, मतलब कुल मिलाकर रिपल्सन की वजह से प्लेन से भी बाहर जा चुका है, और जब प्लेन से बाहर जा चुका है ये तो चाहता है भाई रिपल्सन कम करने के लिए, आओ यार इलेक्ट्रॉन लेके जाओ मेरे से, इतनी पावर ये लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूं बताओ भाई, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये डोनेशन कर रहा है, डोनेशन कर रहा है कहीं ना कहीं, यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होने वाली है, तो थर्ड और बाद में क्या आने वाला है, फर्स्ट। बस ये कॉन्सेप्ट है केबी का, ठीक है। यहां तक अपने एग्जांपल्स किए। अब मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी की बात बताता हूं। एनसीईआरटी में भर भर के एग्जांपल्स वो लिखे हैं, और नीट में, जेई एडवांस में, जेई मेंस में हर जगह वो सवाल पूछ रखा है, आगे भी पूछने वाला है। एमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो बताता हूं। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ एमीन में बात करता हूं। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन आप जरूर से ध्यान रखें भाई इन चीजों को, ये बहुत एनसीईआरटी की लाइन है ना, एनसीईआरटी ने इनके बारे में अच्छे से दे रखा है, तो आप जरूर से ध्यान रखो, एग्जाम आने के चांसेस भी ज्यादा ही हैं इसके। लो देखो भाई, इसमें आपको ऐसा फंडा बताता हूं कि अगर आपको मिथाइल ग्रुप दे रखा है, कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, तो आप बनाओ 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये बना दो आप 3 डिग्री। ये एमीन दे रखा है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो आप इनका डायरेक्ट रोट याद रखो। पहले इनकी दो बात होती है, दो कैसे, एक तो मैं इसकी बात करता हूँ गैसियस स्टेट में, एक मैं इसकी बात करता हूँ एक्वस स्टेट में, गैसियस में ना, और एक होता है एक्वस फेज। लो भाई, आप मुझे इनका ऑर्डर बताना होता है। तो गैसियस में क्या करनी होती है, देखना गैसियस का मतलब ऐसा हो गया भाई कि किसी जार में ले रखा है, और जार में देखना गैस का मीडियम है, दूसरा कोई मीडियम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप 1 डिग्री को डालते हो तो देखना डोनेशन कितना लगा रखा है मैंने, एक ग्रुप डोनेशन वाला लगा रखा है, इधर 2 ग्रुप डोनेशन वाला है, इधर 3 ग्रुप डोनेशन वाला है। आप मुझे बताओ ज्यादा अच्छे से कौन डोनेट करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है भाई, थर्ड की। तो 3 डिग्री, उसके बाद क्या लिखूं मैं आपको, 2 डिग्री, देन क्या आएगा भाई आपका 1 डिग्री। ये कब बात कर रहा हूं, मिथाइल के अंदर गैसियस फेज के अंदर बात कर रहा हूं। अगर मैं एक्वस फेज दे दूं तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा भाई, HOH करके, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं यहाँ पर 1 डिग्री को ऐड करता हूं तो उसके अंदर एक मिथाइल है, वो जैसे तैसे डोनेट करके H+ यानी प्रोटॉन को खींच लेगा, ठीक है। अगर मैं 2 डिग्री को डालता हूं वो बहुत अच्छे से खींच पाएगा, 2 डिग्री ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा प्रोटॉन को, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री को यहाँ इसके अंदर मिक्स करता हूं तो 3 डिग्री में ज्यादा मिथाइल ग्रुप होने की वजह से, बल्कि ग्रुप होने की वजह से कहीं ना कहीं रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। तो इनका जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर कुछ ऐसा आता है, ज्यादा कौन अच्छे से खींच रहा था, तो पहले खींच रहा था 2 डिग्री, देन बाद में आया था 1 डिग्री, और 3 डिग्री में रिपल्सन थोड़ा बढ़ गया था। ये ऑर्डर आ गया अपने मिथाइल के अंदर। अगर मैंने नाइट्रोजन से, यानी मिथाइल एमीन के अंदर नाइट्रोजन से मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ रखा है, ये केस होगा। गैस के लिए 3-2-1, एक्वस के लिए 2-1-3। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेता है, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर होती है। एक डेटा इंसर्ट और लिखा है एथाइल के लिए। अगर आपने एथेन है ना, C2H5 इथाइल ग्रुप जोड़ रखा है नाइट्रोजन से, तो क्या कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको वहां उस तरफ लिखवा देता हूं। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है यार, आप जरूर से इनको ध्यान रखना, दिमाग में रखो सारी चीजों को। तो देखो, अगर मैंने ऐसे जोड़ रखा है C2H5 इथाइल, ये 1 डिग्री हो गया। इसी टाइप से C2H5 ये 2 डिग्री हो चुका है, और 3 डिग्री भी जोड़ दो भाई, इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, ये मैंने जोड़ रखा है, ओके। बात समझ में आती है आपको। अब आप मुझे बताओ भाई, जैसे मैं इसको देखना, अगर मैं इसको गैसियस वाले में डालता हूं तो गैसियस वाले में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। मैं एक वर्ड ऐसे ऐसे पिक करता हूं, ऐसा लिख दो यहाँ पर, ये मेथिल के लिए, और ये वाला अपने जो होगा वो एथिल के लिए। लो भाई, ये जो सारी बात कर रहा हूं मैं किसके लिए, एथिल के लिए, और ये मेथिल के लिए। अब आप मुझे बताओ गैसियस में वापस वैसा ही कॉन्सेप्ट होगा। देखो भाई, डोनेशन वाला देखो तो 3-3 ग्रुप में डोनेटिंग लगा रखा है, इधर 2 ग्रुप, इधर 1 ग्रुप, तो ज्यादा डोनेट कौन करेगा, 3 डिग्री, ये एक्वस फेज। तो बताओ भाई, ज्यादा डोनेट 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, और बाद में 1 डिग्री। यानी गैस में जो है, भले आपको इथाइल दे मिथाइल दे, दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है। 3-2-1 याद रखना। 3 डिग्री बहुत अच्छे से, 3 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, देन 2 डिग्री और बाद में 1 डिग्री की। लेकिन आपको एक्वस फेज में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्वस फेज में जो इसका ऑर्डर आता है, ऑर्डर कुछ ऐसा आता है, देखना
3 डिग्री, उसके बाद कौन डोनेट करता है अच्छे से 2 डिग्री और बाद में आता है 1 डिग्री। ये इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई, आप जरूर से ध्यान रखना इन चीजों को। अगर आपको एक्वस फेज यानी अगर, हाँ एक बात मैं और बताता हूँ आपको, देखना अगर आपको पहले देखो भाई एक्वस फेज में आपको 213 किसके लिए, मिथाइल के लिए, और एक्वस फेज में 231 इथाइल के लिए, C2H5 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। अगर आपको नाइट्रोजन से इथाइल ग्रुप जोड़ रखा है और मिथाइल ग्रुप जोड़ रखा है, ये बात है। अब मैं आपको बात बताता हूं, अगर आपको गैसियस देगा तो ब्रैकेट में लिख के देगा, ब्रैकेट में आएगा कि आपको गैसियस फेज में बताना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा है, आपको ऐसा बोल दे कि एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ और कुछ भी नहीं लिख रखा है, एक्वस मानना आपको। आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि वो एक्वस में पूछ रहा है, लेकिन अगर आपको ब्रैकेट में, अगर वो गैसेस का पूछेगा तो आपको ब्रैकेट में लिख के देगा, तो वहां आपको ये बताना 3 to 1। अगर आपको एक्वस फेज का लिख दिया तो फिर आपको बताना है भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा वहां पर। देखो 213 मिथाइल के लिए और 231 इथाइल के लिए। आप कुल मिलाकर ऐसा बता सकते हो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में ज्यादा बेसिक कौन होता है, तो 2 डिग्री ही हो जाएगा एक्वस में, ठीक है भाई। ये देखो, और अगर गैसेज में पूछे तो 3 डिग्री। इस तरीके से बात ध्यान में रखनी है। आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं इनको याद रखने का। आप देखो दो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है भाई, एक तो हमारे पास में है 213, एक हमारे पास में है 231, 213 और 231। आप मुझे बताओ छोटी संख्या कौन सी है, छोटा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर ये 213। छोटा नंबर किसके लिए यूज करेंगे, मिथाइल के लिए, और बड़ा नंबर जो 231 है वो इथाइल के लिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी चीज नहीं है। 231 इथाइल के लिए, 213 मिथाइल के लिए। छोटा नंबर छोटा कॉन्सेप्ट, बड़ा नंबर बड़ा कॉन्सेप्ट। क्या कहानी क्लियर है दोस्त, एकदम टॉप क्लास तरीके से। तो आज की बात अपन यहीं ओवर करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं भाई। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। लगातार प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए दोस्त, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।